खालिस्तान भारत के सबसे महत्वपूर्ण समुदायों में से एक सिख समुदाय से जुड़ा ये नाम आखिर क्यों बार बार सुर्खियों में आता रहता है। कहाँ से हुई थी इस शब्द की शुरुआत और वे कौन सी घटनाएं थी जो आज भी खालिस्तान के इशू को ठंडा नहीं होने देती। आज के इस वीडियो में आसान भाषा में जानेंगे पूरा सच। खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्रों में सिखों के लिए खालिस्तान यानी खालसाओं की भूमि नामक एक स्वतंत्र देश की अवधारणा से संबंधित है। यहाँ खालसा शब्द से अभिप्राय सिख पंथ को मानने वाले लोगों से है। यह शब्द अरेबिक भाषा के खालिस से बना है जिसका अर्थ है पवित्र। इस आंदोलन को विस्तार से समझने के लिए सिख धर्म की जड़ों को समझने की जरूरत है। आइए उन घटनाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने वर्तमान सिख समाज का स्वरूप निर्धारित किया। सिख धर्म की स्थापना 1469 ईस्वी में लाहौर के निकट ननकाना साहिब में जन्मे गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म दुनिया के सर्वाधिक सेवा रूपी धर्मों में से है जो एक रब अर्थात एक भगवान में विश्वास करता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं ही सिख धर्म का आधार बनी। ये मुख्य रूप से गुरु की शिक्षाओं पर आधारित धर्म है। ये सभी शिक्षाएं एक पवित्र किताब में लिखी गईं जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इस परंपरा में कुल 10 गुरु हुए। 1577 में चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने अमृतसर में एक जलाशय से युक्त भूभाग दान दिया जिस पर सिखों के लिए भगवान का एक पवित्र मंदिर अर्थात हरमंदर साहिब का निर्माण किया जा सके। इसी भूभाग पर 1581 में पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव ने अमृतसर में श्री हरमंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। छठवें गुरु हरगोबिंद सिंह ने अमृतसर में हरमंदर साहिब के सामने अकाल तख्त बनवाया। तब से आज तक अकाल तख्त सिखों के सांसारिक अधिकार की सर्वोच्च सीट का प्रतिनिधित्व करता है। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह बने क्योंकि इससे पहले 2 सिख गुरुओं की मुगलों द्वारा हत्या करवा दी गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शांति प्रिय सिख संप्रदाय को सैन्य संगठन के रूप में विस्तारित किया। उन्होंने अपने पंथ का नाम खालसा रखा और दल खालसा या खालसा आर्मी की शुरुआत की। उनकी मृत्यु के बाद गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म का सर्वोच्च गुरु मान लिया गया। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाल लिया, परंतु 1716 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद 1716 से 1799 तक पंजाब राजनीतिक और सैन्य रूप से अशांत रहा। इस दौरान खालसा आर्मी द्वारा स्वतंत्र सिख प्रशासनिक क्षेत्रों का गठन किया गया जिन्हें मिसल कहा गया। शुरुआत में कुल 12 मिसलें थीं। 1801 में रणजीत सिंह ने 12 मिसलों को एक साथ जोड़कर सिख साम्राज्य की स्थापना की और अपने राज को सरकार खालसा का नाम दिया। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्थापित ये साम्राज्य आधी सदी तक चला, लेकिन 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कमजोर पड़ने लगा था। इसके बाद पंजाब में एंट्री होती है अंग्रेजों की। 1845 से 1849 के बीच हुई 2 एंग्लो सिख वॉर्स के बाद पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और पंजाब 1849 में ब्रिटिश एम्पायर का एक प्रोविंस बन गया। इस समय तक पंजाब प्रोविंस में वर्तमान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पाकिस्तानी पंजाब का संपूर्ण क्षेत्र आता था। पंजाब पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद घटी घटनाएं ही वर्तमान खालिस्तान आंदोलन के जन्म और विकास का कारण बनी। आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। 1857 में देश भर में हुई क्रांति के बाद अंग्रेज ये भली भांति समझ गए थे कि भारतीयों को कास्ट एंड रिलीजन के बेस पर अलग अलग बांटना जरूरी है। इसीलिए भाषा, धर्म आदि के आधार पर भारतीयों को डिवाइड किया गया ताकि वे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर ना लड़ सकें। यही कारण है कि खालिस्तान की अवधारणा के जन्म के पीछे अंग्रेजों का भी हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सिखों ने अंग्रेजों के साथ संबंधों को और अधिक खराब नहीं होने दिया था, यहाँ तक कि सिख ब्रिटिश आर्मी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग कांड ने सिखों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत भर दी। अगले ही वर्ष 1920 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल नामक एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण हुआ। ये दल मानता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद सिखों का अपना एक अलग देश होना चाहिए। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर रेजोल्यूशन में मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग को देखकर अकाली दल ने भी सिखों के लिए एक अलग देश की मांग शुरू कर दी। कई विशेषज्ञ खालिस्तान आंदोलन की जड़ों को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में खोजते हैं। वर्ष 1947 में प्राप्त हुई भारतीय स्वतंत्रता सभी पंजाब के सिखों के लिए एक समान नहीं थी। विभाजन ने पाकिस्तान में अपने पुरखों की जमीन छोड़कर आ रहे सिखों के मन में एक असंतोष पैदा कर दिया था। आज़ादी के बाद
एक अलग राष्ट्र की मांग को पूरा ना होते देखकर पंजाबी भाषी लोगों के लिए भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग शुरू कर दी गई। पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग 1947 में शुरू हुए पंजाबी सूबा आंदोलन से मानी जाती है। यह पहला अवसर था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर आई। 1953 में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के निर्माण को मंजूरी दे दी गई, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसके बाद अकाली दल द्वारा पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग और जोर पकड़ने लगी। आखिरकार 1966 में पीएम इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया, सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरे हिस्से में वे पहाड़ी इलाके थे जिन्हें हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। कुछ जानकार खालिस्तान आंदोलन की नींव को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गठन के बाद हुए विवादों में भी खोजते हैं, क्योंकि पंजाब इन राज्यों के बीच हुए रावी तथा व्यास नदी के पानी के विभाजन से संतुष्ट नहीं था। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया था। इंडियन इंटेलिजेंस की माने तो यह विज्ञापन वॉशिंगटन में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी द्वारा ही समर्थित था। इसी के साथ पहली बार खालिस्तान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। 1971 में इंडो पाक वॉर और उसके बाद बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक घटना थी। पाकिस्तान मूल के एक जर्नलिस्ट तारिक फतेह रिपोर्ट करते हैं कि इस हार के बाद प्रेसिडेंट बने जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत से इस हार का बदला लेने की शपथ ली और कहा कि वो भारत से भी एक टुकड़ा अलग करके रहेंगे। भले ही 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों के लिए एक अलग प्रदेश बना दिया था, इससे पंजाब में कुछ साल तक तो शांति रही, लेकिन 1973 में अकाली दल ने पंजाब को और ज़्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने के लिए कुछ सुझाव रखे गए। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार होना चाहिए। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज़्यादा स्वायत्तता यानी और ज़्यादा अधिकार देने की बात कही गई थी। 1979 में जगजीत सिंह ने ब्रिटेन में खालिस्तान आंदोलन को समर्थन देने हेतु खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। वहीं पर 1980 में उन्होंने खालिस्तान देश बनाने की घोषणा भी कर डाली। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद के महासचिव बलबीर सिंह संधू के साथ मिलकर इन्होंने खालिस्तान की डाक टिकट, पासपोर्ट और मुद्रा भी जारी कर दी थी। इसी बीच भारत में एक चरमपंथी सिख नेता के रूप में जरनैल सिंह भिंडरावाले की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। भिंडरावाले ने ही इस आंदोलन को एक उग्र आंदोलन का रूप दिया। भिंडरावाले ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। शुरुआत में केंद्र सरकार ने राजनीतिक फायदे को देखते हुए भिंडरावाले का समर्थन किया, लेकिन ये निर्णय केंद्र के लिए घातक साबित हुआ। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी थीं। उदाहरण के लिए 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस को रोककर उसमें कुछ बंदूकधारी घुस गए और कई हिंदुओं को मार दिया। इससे पहले 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया था। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। यहाँ पर उसने भारी मशीन गनों और सेल्फ लोडिंग राइफल्स को इकट्ठा कर रखा था। दरअसल भिंडरावाले को लगा कि सरकार कभी भी किसी मंदिर पर हमला नहीं करेगी। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। समय के साथ तेज होती इस प्रकार की घटनाएं और जरनैल सिंह भिंडरावाले की बढ़ती लोकप्रियता केंद्र सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गई थी। भिंडरावाले को पकड़ना बहुत जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया।
इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर रहे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 6 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर भारतीय सेना द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया, जिसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाला तथा उसके समर्थकों की मृत्यु हो गई। 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर भारतीय सेना के नियंत्रण में था। इस अभियान में परिस्थितिवश स्वर्ण मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी भारी आलोचना की। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कई सिख लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। इस ऑपरेशन को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के कुल 83 जवानों की मौत हुई और 249 जवान घायल हुए। वहीं इस बीच 500 से अधिक आतंकी और आम लोगों की भी मौत हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कई आम नागरिकों की भी मृत्यु हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में भारत विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगीं। इस ऑपरेशन के कारण उत्पन्न हुई भावनाओं का परिणाम था कि इस ऑपरेशन के मात्र 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे भारत में सिखों के विरुद्ध व्यापक दंगे हुए। देश भर में 8,000 से ज्यादा सिख इन दंगों में मारे गए। इन दंगों को 2 दिन तक ना रोकने के आरोप केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं, जिसके कारण भारत समेत विश्व भर में बसे हुए सिखों के मन में भारत विरोधी भावनाएं और अधिक प्रबल होने लगी। जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा नामक एक सिख संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरेवाले की मौत का बदला बताया। 1995 में एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई। अगस्त 1986 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय सेना प्रमुख रहे जनरल एएस वैद की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स नामक एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। 1990 के दशक के प्रारंभ तक पंजाब व्यापक आतंकवाद के दौर से गुजरा। हालांकि समय के साथ साथ यह आंदोलन भी धीमा होता गया और पंजाब प्रशासन को पंजाब में हो रही आतंकी घटनाएं रोकने में कुछ हद तक सफलता मिली। वर्तमान में कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई सबसे प्रमुख है, इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत में अशांति और असंतोष फैलाया जा सके। आईएसआई का हाथ होने के पीछे सबसे पुख्ता प्रमाण खालिस्तान के जारी किए गए मैप से में देखने को मिलता है, जिसमें केवल भारतीय पंजाब के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जबकि खालिस्तान के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में संपूर्ण अविभाजित पंजाब शामिल था। इस आंदोलन के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ होने का लेटेस्ट एग्जाम्पल हमें वर्तमान में अमृतपाल सिंह के रूप में देखने को मिल रहा है, जो कि दशकों तक दुबई में रहने के बाद अचानक से 2022 में भारत आकर वारिस पंजाब दे नामक एक पंजाबी सोशल ग्रुप का लीडर बन गया और खालिस्तान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा। ये कई भड़काऊ और बेतुके बयानों में शामिल है और आम जनता को हथियार रखने देने का समर्थन करता है। अमृतपाल खुद को भिंडरेवाले का एक बड़ा भक्त बताता है। पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है और कई सफल अभियान चलाए जा रहे हैं। भारत में खालिस्तान आंदोलन अब धीमा हो चुका है। हालांकि भारत के बाहर रहने वाले कुछ सिखों में इस आंदोलन का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है और समय समय पर इस आंदोलन के समर्थन में घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसे सिखों की संख्या 1% से भी कम है और वे भी भारत विरोधी ताकतों द्वारा समर्थित हैं। जबकि भारतीय पंजाब के सिख बहुत अधिक देशभक्त हैं और खुद को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। आज आम जनता को यह समझने की आवश्यकता है कि भारत सिख भाइयों के बिना और सिख भाई भारत के बिना अधूरे हैं। जरूरत है कि भारत सरकार ऐसे संवेदनशील मामलों में अत्यंत सावधानी पूर्वक कदम उठाए। साथ ही जरूरत है लोगों को और भी जागरूक बनने और भारत के इतिहास को समझने की, ताकि भारत विरोधी ताकतें अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सकें। खालिस्तान आंदोलन के संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।